नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी संविधान सत्याग्रह और घमासान। जी हां, कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह शुरू किया है। कांग्रेस नेता दम भर रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। पिछले कुछ साल से कांग्रेस लगातार संविधान और अंबेडकर के बहाने बीजेपी को टारगेट कर रही है, या यूं कहें कि संविधान के बहाने वो दलित वोटर्स को फिर से अपने पाले में लाना चाहती है। इधर कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर बीजेपी निशाना साध रही है और इसे ढकोसला बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान बहाना है और दलित वोट बैंक निशाना है, और क्या बार बार संविधान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस दलितों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह जारी। दलितों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी। अंबेडकर और संविधान के सहारे बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस ने अब संविधान सत्याग्रह की शुरुआत की है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता फिर बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। संविधान की दोहाई देकर बीजेपी को इसका विरोधी बताया जा रहा है, तो खुद को दलितों का हितैषी साबित करने में कांग्रेस जुटी हुई है। दरअसल ये नारे और अभियान दलित वोट बैंक को साधने की कवायद ही है। इसलिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और बीजेपी को इस वर्ग की कोई चिंता नहीं है। दलित विरोधी है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है संविधान सत्याग्रह का, और ये हम जारी रखेंगे जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण नहीं हो। मैं दलित भाइयों, ये याद रखना कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए एक महज किताब हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जिस तरह बाइबल, गीता, रामायण, कुरान, ये सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे लिए बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान उतना ही पवित्र ग्रंथ है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में दलित सियासत के केंद्र में रहे हैं, लिहाजा इस वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस कभी संविधान तो कभी अंबेडकर का सहारा लेती है। वही बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए दावे करती रही है कि अगर किसी ने अंबेडकर को सम्मान दिया तो वो बीजेपी है। और अब कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह पर बीजेपी तंज कस रही है और उसके सत्याग्रह को वोट की राजनीति के लिए ढकोसला बता रही है। अम्बेडकर साहब को सम्मान भी दिया, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की। उनके जन्म स्थली से लेकर उनकी कार्यस्थली को तीर्थ स्थान में तब्दील करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल ढकोसला करती है, पर ये जनता है, सब जानती है कांग्रेस का ढकोसला नहीं है। प्रदेश में भले ही चुनावी माहौल ना हो, लेकिन हर घटना और कार्यक्रम के राजनीतिक मायने होते हैं। सियासतदान यूं ही कोई अभियान या सत्याग्रह की शुरुआत नहीं करते। दरअसल प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। 2023 के चुनाव में बीजेपी को इनमें से 26 पर जीत मिली थी, तो कांग्रेस को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लिहाजा अब कांग्रेस संविधान के बहाने फिर इस वर्ग पर डोरे डाल रही है। लेकिन अब देखना होगा दलित वर्ग को खुश करने में कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका नादी टीवी में। और संविधान अम्बेडकर के साथ साथ कह सकते हैं कि नजरें दलित और आदिवासी वोट बैंक पर, खासतौर से दलित, क्योंकि एक बार ऐसा लगा 2018 के चुनाव में कि वो दलित वापस लौटा कांग्रेस की तरफ से। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन 114 सीटें मिल गई। लेकिन हमने देखा 2023 में एकदम पासा एक तरफा हो गया, पासा पलट गया। जो रिजर्व सीटें थी बीजेपी ने वो 50 से ज़्यादा सीटें जीत ली, वो कांग्रेस फिर एक बार सत्ता से दूर रह गई। तो अब भले संविधान की बात करी जाए, अम्बेडकर की बात करी जाए, लेकिन निशाने पर तो वोट बैंक ही होगा कि जो पुराना वोट बैंक छिटक गया वो कैसे वापस किया जाए, कैसे वापस हासिल हो।
देखिए मनोज जी, एक समय था जब कांग्रेस वास्तव में बाबा साहब के संविधान के अनुरूप कार्य किया करती थी। संगठनात्मक कार्य भी मजबूत थे इनके, और उसी तरह के व्यक्तियों को तवज्जो भी दी जाती थी, और संविधान के दायरे में ही रहकर कांग्रेस हमेशा काम करती रही। लेकिन कुछ आप दशकों से देखें, एक आध दशक हो गए जब से कांग्रेस में कुछ परिवर्तन सा नजर आ रहा होगा आपको। आप देखें तो, क्योंकि आप बहुत पुराने पॉलिटिकल स्थितियों को समझते हैं बारीकी से, आप देखें तो कांग्रेस की जो परिस्थितियां रही वो कहीं ना कहीं संविधान से थोड़ी विपरीत हो गई। विपरीत कैसे हो गई? कांग्रेस में आंदोलनी कोई संविधान नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे रहा है, अगर उसके खिलाफ कांग्रेस चाहती भी कार्रवाई करना तो कार्रवाई नहीं कर रही, ये मान करके ये दलित है, या ये मान के पिछड़ा है, या सामान्य वर्ग। तो इस तरह की परिस्थितियां जो इनके अंदर की है, इसको कांग्रेस ठीक नहीं कर पा रही। कांग्रेस तभी मजबूत हो पाएगी, या कांग्रेस सबको एक साथ एक मंच पे ले आ पाएगी, जब वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसके पूर्ण रूप व्यवस्था के अंतर्गत वो कार्य करे, जैसे पहले कार्य करती थी। जैसे इंदिरा के जमाने में कांग्रेस रही, राजीव जी के जमाने में कांग्रेस रही, लेकिन अब वो कांग्रेस क्यों नहीं रही? अब वो सेवा दल क्यों नहीं है? अब वो युवा कांग्रेस कहाँ चला गया? अब वो महिला एकीकरण कहा गया? वो है, लेकिन सब शो पीस बने हुए हैं। हालांकि हालात बीजेपी में भी है, लेकिन चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है इसलिए वो चल जाता है। लेकिन कांग्रेस को तो मजबूत करना ही पड़ेगा क्योंकि विपक्ष में है। अब मनोज जी, अब जो बात खाली इनके पास रह गई है वो खाली दलित की बात करते हैं। अब हमेशा अगर कोई बात आती है तो दलित की बात करती है, पिछड़े की बात करती है, इसके अलावा इसके पास कोई बात नहीं है। तो बात करने से काम नहीं बनेगा, संविधान बात करने से नहीं ठीक हो जाएगा। आपको संविधान के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। अगर आप संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर बाबा साहब को कैसे मान रहे हैं? और बीजेपी, हम बीजेपी पे नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी हो सकती है, बीजेपी का बहुत अच्छा वो है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इनसे बेहतर कार्य कर रही है, तभी तो सरकार में है। और सरकार में है और लगातार है। तो अगर एक बार हो, दो बार हो, ठीक है, अब तो चौथी बार, पांचवी बार लगातार है। और दूसरी बात है कि एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में वो बहुमत में है। तो मुझे लगता है कि पार्टी की विचारधारा और पार्टी की जो पुरानी सैद्धांतिक व्यवस्था थी उसको कांग्रेस को पुनः बहाल करना पड़ेगा, और नई रीति रिवाज के साथ उसको कार्य करना पड़ेगा। युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, महिलाओं को साथ। आप दलित की बात करते, बाबा साहब की बात करने लगते हो, कोई बात आती है तो आप उसको वास्तव में उसके अनुरूप कार्य भी तो करिए। कार्य कर नहीं रहे हैं। अगर संगठन में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको आपसे निकालने की हैसियत है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष को एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करने का पावर नहीं है, जिलाध्यक्ष को एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने का पावर नहीं है। फिर संविधान कहाँ है? फिर बाबा साहब की बात कहाँ है? जिस बाबा साहब को आप अपने अनुरूप मानते हैं और ये कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम रामायण और गीता के आधार पर मानते हैं, तो वास्तव में जिस रामायण और गीता को आप अनुसरण कर रहे हैं उसके आधार पर कार्य क्यों नहीं कर रहे? उसके आधार पर कार्य भी करना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर आप कार्य पुनरीक्षित नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पीछे जाएगी, और बीजेपी को यही कारण है कि उसको बीजेपी को बढ़त मिल रहा है। अगर भाजपा भी इस खाली बाबा साहब का सहारा लेकर और काम नहीं करते तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी बाहर होती, जैसे समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, और हम लगातार देखते हैं आज की तारीख में जो हम बसपा के हश्र देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर की खाता खुलने के लाल है। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है ना कि अगर आंकड़ों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 35 में से 26 सीटें दलित एससी वाली बीजेपी जीतती है, 9 पे कांग्रेस रह जाती है। एसटी में जरूर कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें मिलती है क्योंकि 24 बीजेपी ने जीती और 22 कांग्रेस ने और 1 अन्य ने। लेकिन सबसे बड़ा जो गैप है उसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? क्योंकि विधानसभा का हम देखते हैं लोकसभा में कि सारी जितनी सुरक्षित सीटें एससी एसटी की और तमाम सारी 29 की 29 बीजेपी जीत जाती है। कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेता इस चुनाव में हार जाते हैं, चाहे वो लक्ष्मण सिंह की बात कर लें, चाहे वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बात कर लें। तो सवाल ये है कि केवल संविधान और अम्बेडकर की बात करके क्या कांग्रेस इस रण को फतेह कर पाएगी? और 28 में हालांकि समय है। देखिए मनोज जी, कोशिश तो वही हो रही है कि इसको फतेह करने के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि संविधान हमारे लिए वैसे ही है जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है। धार्मिक ग्रंथों से तुलना कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि धार्मिक ग्रंथों से तुलना करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन संविधान में आप बदलाव कर सकते हो, समय के अनुसार उसमें बदलाव होते रहे। ये कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है। संविधान क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बनाने, आर्थिक व्यवस्था बनाने का एक हमारा ग्रंथ है, जिसके जरिए हम समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। वो खुद आमंत्रित करता है, ये संविधान में प्रावधान है। एक व्यवस्था है,
जिसे बदला जा सकता है? क्या धार्मिक ग्रंथों को बदला जा सकता है? ये सज्जन सिंह वर्मा बता दें कि महाभारत को बदल देंगे या रामायण में कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या वो, या बाइबल में बदलाव कर सकते हैं? किसी भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में क्या बदलाव कर सकते हैं क्या? ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। एक जो वोट बैंक उस संविधान के पीछे खड़ा है या संविधान के जो निर्माता हैं उनके पीछे खड़ा है, संविधान के पीछे मूलतः उनके पीछे खड़ा है, तो उनको टारगेट करने के लिए आप उसकी तुलना धार्मिक ग्रंथों से कर रहे हो। हमारे लिए उतना पवित्र है कि आप आ जाइए। संविधान उनके लिए इतना पवित्र होता तो आपातकाल क्यों लगाते हो? संविधान का उल्लंघन क्या कांग्रेस ने नहीं किया? संविधान में संशोधन क्या कांग्रेस ने नहीं किया? यदि संविधान ही उसकी मूल प्रस्तावना बदल दिया आपने, तो आपने जब उसमें बदलाव कर लिए, आप तुलना इसलिए कर रहे हो कि आपको मनोज जी वही जो आप कर रहे हो सत्ता में आने के लिए एक नैरेटिव आप सेट कर दोगे। एक नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में, उसमें उसे आंशिक सफलता मिल गई थी। अब उसी नैरेटिव को वो लेकर चल रहे हैं कि इसको और मजबूत किया जाए, उस वोट बैंक में ये बात पैड कर दी जाए। जैसे कहा भी जाता है कि एक झूठ को बार बार आप बोलोगे तो ऐसा लगने लगता है कि सत्य प्रतीत होने लगता है। तो वही कोशिश अब कांग्रेस कर रही है। वो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि संविधान के असली रक्षक वो है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वो किस तरह से मानते हैं? वो रामायण की तरह मानते हैं, महाभारत की तरह, बाइबल की तरह, उस तरह मानते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं। वो संविधान के अनुसरण की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे उनके जो पीछे जो उनके अनुयायी खड़े हैं, उनका एक जातिगत वोट बैंक है, उसको साधना चाहते हैं ताकि सत्ता में आ जाएं। यही कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि इस कोशिश में उनको हो सकता है सफलता मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि ये तो दोनों पक्षों के ऊपर है ना। जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं तो एक मतदाता के सामने एक विकल्प होता है कि वो दोनों को सुने और वो खुद अनुमान लगाए कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आज की तारीख में दो राजनीतिक दल तो हैं जो अपने अपने तर्कों से कह रहे हैं कि संविधान के असली हितैषी वो है, रक्षक वो है। दोनों दल कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहे कि हम संविधान के खिलाफ हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि हम बाबा अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके विचारों का। लेकिन आप देखिए, क्या संविधान सिर्फ भारत में है? 199 देश है मनोज जी जहाँ संविधान है, लेकिन बहस संविधान पर क्यों होती है? भारत में होती है। बाकी के देशों में आपने सुना है कि संविधान पर बहस हो रही है? क्योंकि संविधान को आपने एक व्यक्ति से जोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसके पीछे पूरा एक वोट बैंक खड़ा हुआ है। इस वजह से यहाँ सियासतदार अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता समझदार हो गई मनोज जी, और जिस वर्ग को आप जिस तरह से भ्रम फैलाकर अपने पाले में ले लेते हैं, चाहे वही कोई भी राजनीतिक दल हो, अब वो भ्रमित होने वाला नहीं है। वो संविधान पढ़ता है, संविधान क्या किसने रचयिता की है, उसमें कौन कौन लोग थे, उसको सबको पता है। लेकिन कुछ एक तबका अभी भी बचा हुआ है जो उस वर्ग में भी ऐसे लोग हैं, चाहे हम बसपा को देख लें, चाहे हम चंद्रशेखर आजाद को देख लें, कि एक पूरे वर्ग को वो उस हिसाब से लेकर चलते हैं कि बस अंबेडकर जी ही उनके वो हैं। तो उस आधार पर उस वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उस जाति के लोग भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और उसी का फायदा बाकी के राजनीतिक दल उठाते हैं, उनमें फूट डालने की कोशिश करते हैं, उनका ये जताने की कोशिश करते हैं कि संविधान में आपकी रक्षा नहीं। देखिए, यदि अपराध होता है, चाहे वो दलित के साथ हो, चाहे उच्च वर्ग के साथ हो, अपराध का तो मामला वैसे ही दर्ज होता है। बिल्कुल, लेकिन जब एक वर्ग के साथ अपराध होता है तब आप कहते हो कि साहब वो तो उस वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, उस वर्ग के व्यक्ति ने यदि किसी की हत्या कर दी तब उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ। तो ये कानून की व्याख्या वो अपने जाति और वोट बैंक के आधार पर नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं, जबकि कानून सबको बराबर मानता है। कानून में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे इसलिए तो न्याय की देवी की आंख पे पट्टी बंधी है ना, न्याय की देवी कहा। लेकिन प्रदीप जी, एक और चीज है ना कि अगर आप एक व्यक्ति या एक किताब को साथ में लेकर ये सोचो कि वोटर आपके पीछे चला जाएगा, तो ये आपको नहीं लगता सबसे बड़ी गलतफहमी है? क्योंकि इस देश में हमने देखा पूरी दुनिया महात्मा गांधी को पूजा जाता है, लेकिन उनके जो प्रपौत्र चुनाव लड़ते हैं तुषार गांधी, तो उनका क्या हश्र होता है? बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए। अंबेडकर जी की हम बात कर रहे हैं, तो उनके जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने तो अपनी एक पार्टी बना रखी महाराष्ट्र में। अगर उन्हीं के नाम पर सब कुछ हो जाता तो वो तो कई बार मुख्यमंत्री बन गए होते, प्रधानमंत्री बन गए होते। तो यानी आपको कुछ करके दिखाना होगा ना, केवल एक विरासत के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हो। ये केवल गांधी परिवार में हमने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब उसका लाभ लेते जा रहे हैं। बाकी सारे नेताओं का हाल देख लिए, सबको संघर्ष करना पड़ रहा है। चाहे वो लालू यादव के बेटों को आप देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव के बेटों को देख लीजिए, और अंबेडकर जी और गांधी जी का तो मैंने उदाहरण दिया है। देखिए मनोज जी, जाति के आधार पर या पर कहे कि एक लक्ष्य, एक आधार पर बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी काशीराम जी ने बनाई और बाबा साहब का ही नाम लेकर वो उभरे थे और एक बड़ी सक्षम पार्टी हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार से बनाई और कई बार वो सरकारों में रही भी।
तो उसका आप हस्त देख लीजिए। किसी व्यक्ति के आधार पर आप किसी बड़ी संख्या को तैयार नहीं कर सकते आप। उसका मूल आधार कहीं ना कहीं समीकरण बदलना पड़ा बीएसपी को भी, और श्रवण हो चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सबको समावेश करना पड़ा, तब उनकी सरकारें बन पाई थी। और उसके इसीलिए तो नारा बदल दिया ना, कई बार तिलक तराजू तलवार का बदल दिया उन्होंने कि ब्रह्म हाथी नहीं गणेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसीलिए तो नारा बदलना पड़ा ना। तो मुझे लगता है कि किसी वर्ग विशेष को लेकर आप किसी समाज को आप एकत्रित नहीं कर सकते हो, और ये एक वर्ग भी समझने लगा है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे आदिवासी वर्ग हो, वो भी समझने लगा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। ये जब तक वोट हमसे चाहते हैं तब तक हमारी ये बात करते हैं, जिस दिन हम हटेंगे उस दिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। इसीलिए आप देखें तो बीजेपी का वोट प्लस हुआ, और बीजेपी का वोट प्लस होने के कारण ये है, मूल कारण ये है कि जो आवास योजना हुई केंद्र ने जारी की हो, चाहे पिछड़ा हो चाहे आदिवासी हो चाहे सामान्य वर्ग हो, सबको मिलने लगा। दूसरी बात है शिक्षा में जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी हो वर्ग के हो, हरिजन वर्ग हो, उनको सभी शिक्षाओं में छूट दी गई, मेडिकल हो, सारी फैसिलिटी। तो मुझे लगता है कि जो चीजें मूल रूप से लोगों को मिलनी चाहिए वो जब उनके पास पहुंचने लगी तब लोगों को ये लगने लगा कि बीजेपी हमारे पक्ष में है, काम कर रही है। जिस दिन बीजेपी भी मूल रूप से हटेगी तो मुझे लगता है कि वो वर्ग से भी हट जाएगा। तो आप लोग बहुत तरीके से समझ गए हैं कि वोट, क्योंकि देखिए ये हम देख रहे हैं ना, दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है ना कि केजरीवाल ने सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वो मुफ्त के भाव चलेगा, वो खुद चुनाव हार गए। हमने तेलंगाना में देखी ये चीज की केसीआर ने सारी चीजें मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वो ऐसा चुनाव हारे कि पार्टी संभालने बचने के लाले पड़ गए। मतलब जो उसके पहले भी आप देखें, उसके पहले देखिए कांग्रेस का भी बीच में बीजेपी आई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं हमारे फेवर में जो काम नहीं करेगा, तो लोगों ने बदला। और आप देखिए केजरीवाल का लगातार मुफ्त देने के बाद उनकी परिस्थितियां जब उनके अनुकूल नहीं रही तो फिर बीजेपी को वोट देकर लोग जिताए। तो मुझे लगता है कि जातिगत आधारित राजनीति या किसी व्यक्ति विचारधारा के आधारित राजनीति वो चलने वाली नहीं है। लोगों को भी समझना, लोग समझ गए हैं कि कौन आदमी विकास करेगा, कौन हमारी एजुकेशन की बात करेगा, कौन हमारे हेल्थ की बात करेगा, कौन सड़क निर्माण की बात करेगा। विकास प्रमुख रूप से लोग करेगा नहीं, करके दिखाएगा भी, क्योंकि बोलने से काम नहीं चलेगा ना। वोटर को तो सामने चाहिए भी कि अगर आपने सड़क का कहा, फ्लाईओवर का कहा, तो चाहिए उसको। आप देखिए पिछली नगर पंचायतों में या नगर निगमों को उठा के देखिए तो पिछली बार बीजेपी के भी कई सारे नगर निगम के मेयर चुनाव हार गए थे, और उसका कारण यही रहा कि जब सड़कें और नाली क्षेत्र का निर्माण अगर हमारा नहीं होगा तो लोग चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस को कोई भी हो, क्योंकि हर आदमी की जो मूलभूत व्यवस्था जरूरत है वो तो उसको चाहिए ही ना। लेकिन ब्रजेश जी, दलितों की बात जरूर कर रही कांग्रेस, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो पचमढ़ी में शिविर लगा तो उसके आगे की प्लानिंग बीजेपी ने शुरू कर दी कि परिसीमन के बाद संभावना है कि लगभग 45 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की बढ़ सकती हैं, लोकसभा के अनुसार अगर हिसाब लगाएं तो उन सीटों का कैरेक्टर क्या होगा और उनको कैसे जीता जाए, उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से बना दी। उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए हैं, वो तो इतने एडवांस की प्लानिंग करके चल रहे हैं। यही तो फिर उससे कैसे लड़ेगी बीजेपी से कांग्रेस? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि साहब इतने वोटर बढ़ गए हैं, जबकि लिस्ट आपके पास रहती है, चुनाव आयोग आपको बाकायदा बुलाता है, आमंत्रित करता है, कुछ आपको आपत्तियां हैं तो आप कर लीजिए, दावे आपत्ति बुलाए जाते हैं, दावे आपत्ति बुलाए जाते हैं, तब आप घर में सोते रहते हो। लिस्ट मुहैया कराई जाती है, लिस्ट मुहैया कराई जाती है। आप देखिए उसमें भी बीजेपी बाकायदा पूरी मेहनत करती है, घर घर जाती है, संपर्क करती है। कहने को तो आपने भी नीचे तक अपना नेटवर्क बना दिया, लेकिन तब तक आप सोते रहते हो। फिर बाद में कहते हो इस घर में इतने सारे वोटर हो गए, महाराष्ट्र में इतने सारे वोट पड़े। तो ये कांग्रेस की दुर्दशा इसी वजह से है मनोज जी। वो है ना, सांप निकलने के बाद लाठी पीटती रहती है और उसकी कोशिश रहती है कि सांप मर जाए। अब लाठी पीटते रहोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा कि बाद में जब परिसीमन हो जाएगा तब आप आरोप लगाने के अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। तब आप कहोगे कि साहब भेदभाव किया गया है, पक्षपात किया गया है, इस तरह से सीमा वो किया गया है कि उनकी सीटें ज़्यादा आ जाएं। जिस तरह से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में आपने आरोप लगाए थे कि सीटों का बंटवारा कैसे कर दिया, परिसीमन जम्मू की बढ़ा दी आपने, कश्मीर की बढ़ा दी, कश्मीर की घटा दी। तो ये रोना रोना कांग्रेस की आदत बन चुका है। मुझे लगता है कि आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि परिसीमन से पहले वो तैयारी कर लें और कुछ उस तरह से रणनीति के साथ अपने तथ्य रखें कि गलत हो रहा है। वो बाद में रोना जरूर रोएंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि बिहार में भी हो सकता है। तो भैया बिहार में जब आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में हो गया तो बिहार में आप तैयारी कर लीजिए, बिहार में पहले आपत्ति दर्ज करा दीजिए। कहीं आपको लग रहा है कि फर्जी वोटर हो गए, जुड़ गए, तो उनके नाम कटवा दीजिए, उजागर कर दीजिए पहले ही।
बाद में करने से क्या फायदा? बाद में आप कहोगे साहब वो तो एजेंसी ने मिलकर कर लिया। आयोग पर या संवैधानिक संस्थाओं पे आप एक तरह से लांछन लगाओ और जनता के मन में ये भ्रम डालो कि ये सब कुछ मिले हुए हैं, सब मिलकर वो कर रहे हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता है वो चाहते हैं कि जनता ये तय कर ले कि उसके मन में घर कर जाए कि सारी संस्थाएं मिली हुई हैं सरकार से, बीजेपी से, और वो लगातार इसलिए वजह से चुनाव जीतते जा रहे हैं। तो कम से कम लोग एक मुश्त उनको वोट दे दें नाराज होकर, नहीं भाई आप कितना साठ गांठ करोगे हम देख लेते हैं। मुझे लगता है ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही, तैयारी कुछ नहीं करना उनको। और आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, परिसीमन के बाद आज लिख लीजिए, ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि यही आरोप लगाए जाएंगे कि आपकी सरकार थी, आपने भेदभाव किया, आपने ऐसी कोशिश की, इस तरह से सीमांकन किया कि आपकी सीटें ज्यादा से ज्यादा आए और कांग्रेस को नुकसान हो। मुझे ये कहते हुए आश्चर्य नहीं कि हो सकता है ऐसा होता भी हो और करते भी हो सकता है कांग्रेस हमने देखा है। और यदि ऐसा नहीं होता कि आप तो छिंदवाड़ा में मनोज जी आदिवासी सीट हुई होती, कमलनाथ की नहीं होती। तो जब आपको पता है कि सरकार ऐसा करती है तो आपको ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आपने किया है। तो अब जब सचेत नहीं होगे तो फिर आप भाई करोगे जो मैं कह रहा हूं, सांप निकल जाएगा, लाठी पीटते रहोगे और फिर आपके हाथ से एक और राज्य चला जाएगा। तो यदि आप ईमानदार हो, आप चाहते हो कि जनता के हित में विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, तो आपको भी उतना ही सचेत रहना पड़ेगा जितना सत्ताधारी दल है। यदि आप सचेत नहीं रहोगे, चौकीदारी की जो जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपी है, जो दी है, वही आप ईमानदारी से निभा लोगे तो सरकार की बस की नहीं। हमने देखा कई मुद्दों पे विपक्ष ने जिस तरह से रोल निभाया, सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। तो यदि आप ईमानदारी से अपना विपक्ष का रोल निभाओगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर और सिर्फ बयानबाजी करके, मुझे नहीं लगता कि आप जंग जीत सकते हो। आपको सड़क पर, मैदान पर उतरना पड़ेगा, तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप सच्चे लोकतंत्र के हितैषी माने जाओगे। नहीं तो कहते रहो संविधान खतरे में, उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप वैसे ही मूर्ख बनाते रहो, लेकिन आपका कार्यकर्ता और आपका तो वोटर देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो संविधान सत्याग्रह, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन एक नए टैगलाइन के साथ कांग्रेस मैदान में आई है। लेकिन मुद्दे क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जनता से जुड़े मुद्दों को जब तक आप नहीं उठाएंगे, अगर आप एक दो घटनाओं को एक पूरे समाज के उत्पीड़न से जोड़ देंगे, एक दो घटनाओं को आप पूरे एक धर्म के उत्पीड़न से जोड़ के प्रयास करेंगे, तो फिर आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितने से आपको चुनावी सफलता मिल पाए। उसके लिए आपको नए मुद्दे लाना पड़ेंगे, जनता से जुड़े सरोकारों पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।